नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज ऐसे ही महापुरुष की बात करने जा रहे हैं जिनको मिलेगा भारत रत्न, जिनका असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनका जो काम उन्होंने किया है देश के लिए, उसके बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, जो उनके बड़े सहयोगी रहे हैं और उनको वो अपना आदर्श मानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, आप आडवाणी जी को बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनके साथ आपका बहुत लंबा रिश्ता रहा है राजनीतिक। उन्हें भारत रत्न मिलने वाला है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसके बारे में? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत रत्न आडवाणी जी को मिलना, मुझे भी उसका लगता है कि मुझे मिला हो, क्योंकि एक लगातार मैं भी पिछले 50 साल से भारत की राजनीति में हूँ। भारतीय जनसंघ के समय और भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक जो ग्रुप था उसमें भी मैं 1980 से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये दो हमारे ऐसे नाम रहे जिनके कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विकास भी किया, अपनी क्षमताएं भी बढ़ाई, अपनी स्वीकार्यता भी बढ़ाई। और लगभग मुझे सौभाग्य मिला कि आडवाणी जी, मेरी बिटिया जब 5 साल की थी तो उसके जन्मदिन पर एक छोटा सा कार्यक्रम केवल घर में था और आडवाणी जी मेरे आग्रह पर भगवान दास नगर B9 में आए थे। निकट का परिचय रहा और फिर राजनीति चुनाव के बाद 1983 के बाद विशेष तौर पर सिंध से, जो आज पाकिस्तान में, वहाँ से उजड़कर अच्छी पढ़ाई उस समय के इंग्लिश मीडियम स्कूलों से करके भारत आना पड़ा उनको। परंतु 1942 से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे, प्रचारक रहे और पत्रकारिता में भी उस विचारधारा को बढ़ाने में लगे रहे। विवाह भी जब बहुत देरी से किया तो उनकी लोगों को नहीं मालूम, पहली शर्त थी कि इस आयु में विवाह करूंगा तो कोई ऐसी हो जो विवाह के बाद जिसका पति का देहांत हो गया, तो एक किस्म से उन्होंने विधवा से विवाह करने का शर्त रखी थी। तो मिसेज आडवाणी जी उस समय पोस्ट ऑफिस में काम करती थी, किसी ने सुझाव दिया। तो कितना बड़ा आदर्श लेकर चलने वाला व्यक्ति राजस्थान में संघ के कार्य को विस्तार देने के बाद इंग्लिश अच्छी लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति भारतीय जनसंघ को दिल्ली में चाहिए, इस विचार को लेकर आडवाणी जी को दिल्ली लाया गया था। और आडवाणी जी क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे तो मैं समझता हूँ 1957-58 में ये दिल्ली आकर और जनसंघ में अटल जी के सहयोगी बनकर काम करते रहे। दीनदयाल जी स्वयं उस समय जीवित थे। दीनदयाल जी के साथ रहकर संगठन की सारी बातों को सीखा इन्होंने। एक आदर्श इनके जीवन में रहा तो वो दीनदयाल उपाध्याय का रहा। जो राम मंदिर बना है उसमें इनकी प्रमुख भूमिका रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? राम मंदिर जो बना है, प्रमुख भूमिका तो मैं समझता हूँ ये तो बात आप 1990 में आगे सीधे। इससे पहले इन्होंने दिल्ली के जनसंघ को खड़ा करने में बहुत समय लगाया। दिल्ली महानगर परिषद जो विधानसभा का पहला रूप था उसके ये अध्यक्ष रहे। दिल्ली से ही राज्यसभा के पहले सांसद भी रहे और दिल्ली से ही आगे बढ़ते हुए भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष बने। मास लीडर नहीं रहे उससे पहले कभी। राम जन्मभूमि आंदोलन से ये मास लीडर बने।
एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो। उससे पहले ये बौद्धिक जगत के विचारक के नाते, चिंतक के नाते इनका जीवन चलता था, परंतु इस आंदोलन ने इनको पब्लिक फिगर बनाया। हुआ क्या कि 1984 में केवल 2 सीटें जब रह गई तो सोच विचार करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, भाई क्या हुआ। वो दोनों सीटें भी, एक गुजरात से एक आंध्रा से। और राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो एक ऐसी हवा चली, उसमें सब साफ हो गए। तो बैक टू बेसिक्स वाली बात थी कि हम गांधीवादी समाजवादी को हम अपने कार्यकर्ताओं में उतार नहीं पाए, ये एक सच्चाई है। और इसीलिए जो पंचनिष्ठाएं और अटल बिहारी वाजपेयी जी का थोड़ा जादू कम हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद स्वीकार्यता, अटल जी ने स्वयं कहा कि इसका मैं जिम्मेवार हूँ। उन्होंने इस्तीफा भी दिया। उस समय तक अडवाणी जी महामंत्री थे, फिर वो अध्यक्ष बने और पालमपुर हिमाचल प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल जी ने शुरू किए थे, उसका पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम इस आंदोलन को समर्थन करते हैं पालमपुर रेजोल्यूशन में। और अयोध्या में राम मंदिर का फिर से निर्माण होना चाहिए, जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर का सरदार पटेल जी की मेहनत के कारण हो पाया था। तो अडवाणी जी ने जो राम रथ यात्रा जिसको बोलते हैं आम भाषा में, इससे पहले आंदोलन चल रहे थे गांव-गांव से शिला पूजन का, जानकी रथ यात्रा, अनेकों कार्य। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर पहली बार एक बड़े रूप में सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा अडवाणी जी के नेतृत्व में निकली, जिसके प्रमोद महाजन जी सारथी थे। और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक किस्म संगठन करता थे। गुजरात की यात्रा तो उनके नेतृत्व में निकली ही, सारी व्यवस्थाएं नरेंद्र मोदी करते रहे। उसके कारण से अडवाणी जी की छवि एक जनता के लीडर के रूप में उभरी। ऐसी यात्रा क्यों, मैं उसमें दिल्ली की यात्रा का मुख्य जो हम 5-7 लोग थे उनमें था। स्वयं स्फूर्त अपनी मर्जी से लोग कैसे निकल कर आते थे, कैसे रथ को ही ये मानते थे जैसे भगवान आ गए, रथ पे जल चढ़ाते हैं जैसे पुराने ट्रेडिशनल लोटा लेके, और रास्ते में क्या भीड़ और क्या व्यवस्थाएं अपने आप होती चली गई। और बिहार जाते जाते वो इतना पीक आ गया था कि लालू यादव को गिरफ्तार करना पड़ा। तो अडवाणी जी ने देश को 2-3 चीज़ें दी। एक तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू विरोध करने वाले लोगों को एक्सपोज किया, स्यूडो सेकुलरिज्म को लगातार हैमर किया कि ये है क्या, अनडिफाइंड टर्म को तुमने हिंदू विरोध को ही सेकुलरिज्म मान लिया है, और जो हिंदू का बात करेगा वो सांप्रदायिक है। तो अडवाणी जी का एक बहुत बड़ा इस शब्द को इतना एक्सपोज किया इन्होंने कि जनता को समझ में आना शुरू हुआ। ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल में इस शब्द को जोड़ के संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया, वो एक घिनौना कुकृत्य था। तो अडवाणी जी 70 से 80 में जब पहले सूचना प्रसारण मंत्री भी बने, पत्रकार रहे थे, तो इस डिपार्टमेंट को पहली बार थोड़ी स्वतंत्रता भी मिली, काम करने का अवसर भी मिला। और मैं समझता हूँ 3 साल बहुत अच्छा स्वर्णिम काल था, क्योंकि उस समय चैनल नहीं थे, केवल दूरदर्शन था और प्रिंट मीडिया ही था। तो अडवाणी जी और अटल जी विदेश मंत्री के तौर पर अपनी छाप छोड़ने में पूर्णतया सफल रहे थे। अडवाणी जी लगातार संगठन के व्यक्ति माने जाते रहे और थोड़ा कट्टर व्यक्ति माना जाता है आम लोगों की धारणा में कि संघ में विचारधारा में अटल जी थोड़े सोबर और अडवाणी जी थोड़े कठोर या कट्टर, ये एक इमेज बनाने की कोशिश मीडिया ने की। तो इन दोनों में मैंने देखा कि जितना सामंजस्य था, जितना एक दूसरे के पूरक थे, जितना एक दूसरे का सम्मान करते थे, मैंने ऐसे 2 नेता लगातार नहीं देखे जो 60-70 साल एक दूसरे का विश्वास लेकर चलते हुए और कभी मतभेद नहीं,
दोनों के साथ काम करने का अवसर मिला। अलग अलग ढंग से काम करने का तरीका, अटल जी की ओरेटरी, उनकी भाषण कला, वक्तृत्व कला और उनकी हाजिर जवाबी, और इनका गंभीर, वो थोड़ा हंसमुख चेहरा। परंतु हमारी सरकार बनने से नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी को पहला भारत रत्न जब दिया तो हम लोग गदगद थे। उसके बाद नानाजी देशमुख को भी, जो बहुत बड़े संगठक रहे कि राजनीति से स्वयं अपनी मर्जी से 1978 में अलग हुई और सामाजिक कार्यों में, रचनात्मक कामों में लगी, उनको भी भारत रत्न मिला। और अब आडवाणी जी को मिलने से मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शिक्षित दीक्षित उस विचारधारा में पले बढ़े लोगों को ये सम्मान मिलना, और वो भी 50वां जब से प्रारंभ हुआ, बहुत खुशी की बात है। डिज़र्व करते हैं। थोड़ा देरी से कह सकते हैं, परंतु ज़्यादा देरी भी नहीं है। कई लोगों, मतलब कर्पूरी ठाकुर जी को कितने 87 में उनका देहांत हो गया, अब मिला है, परंतु आडवाणी जी को जीते जी मिला है। हम सब उसके कारण से आह्लादित हैं, खुशी महसूस होती है। और जिस दिन ये उनको सम्मान प्रदान किया जाएगा, हम तो उस दिन निश्चित तौर पर वहाँ होंगे भी। और इस खुशी के अवसर पर सभी भारतीयवासी और लगभग सभी पार्टियों के लोगों ने, शरद पवार जी से लेकर सभी ने स्वागत किया है कि वेल डिजर्व्ड, क्यों पद्म विभूषण ये पहले भी थे, तो उसके बाद का तो सम्मान यही है। और मोदी जी ने पद्म विभूषण शरद पवार को भी दिया, मुलायम सिंह को भी दिया, प्रकाश सिंह बादल जी को भी दिया, पार्टियों से वेंकैया नायडू जी को दिया है। वेंकैया जी तो इस साल दिया है अभी, परंतु पार्टियों से ऊपर उठकर है ये सम्मान। ये नहीं है कि अपने को ही स्वयं दे दिया था। भारत के 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने भारत रत्न स्वयं ही स्वयं को दिया। तो मोदी जी ने डिजर्विंग लोगों को पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर 3 को दे सकते हैं हर साल, परंतु मुश्किल से 4-5 लोगों को दिया है 10 साल में। ये नहीं है कि खुश करने के लिए देने वाली बात नहीं। और बहुत पहले जिनका देहांत हो गया वो भारत रत्न से पहले ही ऊपर है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न देना या आडवाणी जी को देना, मैं समझा आडवाणी जी को जो मिला है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, दीनदयाल उपाध्याय को अपने आप ही मिल गया। क्योंकि जब अगर मेरे बेटे को मिल रहा है या मेरे किसी शिष्य को मिल रहा है तो मुझे तो उससे तो ऊपर का मैं हो ही गया ना। तो ये बात सबको समझ आनी चाहिए। आडवाणी जी आपके आदर्श रहे हैं, उनका कोई आदर्श वाक्य जिसका आप अनुसरण करते हैं? बहुत उनका अनुसरण करना भी तपस्या करना है। मतलब वो उनके जीवन का हर चीज़, इतना मेथोडिकल आदमी मैंने नहीं देखा। मतलब ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते थे पुराने ज़माने में। मैं कई बार अधिवेशनों में, हम साथ ही आए हैं बम्बई से दिल्ली या उसमें, कोई दिखावा नहीं है, उसको मैं बोलते कम, परंतु जी अब करने के अंदर जो आदर्श थे उनको निभाना बहुत टेढ़ा का। इसीलिए कई बार कार्यकर्ताओं को कहने को हम सब कहते हैं फॉलोअर हैं, फॉलो करना आडवाणी जैसे व्यक्ति को बहुत टेढ़ा काम है। उनकी जो किताब भी उन्होंने जो लिखी थी 2009 की भूमिका में लिखी थी, प्रोजेक्ट भी हमने करना था, परंतु उनका सादा जीवन, कोई खर्चा नहीं। जीवन में एक मकान बनाने की योजना बनी प्रीत विहार, परंतु पैसा नहीं हो पाया तो उस प्लॉट को बेचा। तो भी आजकल दिल्ली में प्रॉपर्टी 1 नंबर में बेचना कितना मुश्किल है। अगर 1 रुपये में बिकने वाली चीज़ आप सारा 1 नंबर में बेचो तो ये कड़वी सच्चाई है कि वो 12 आने में बिकेगी, ये 60 पैसे। तो प्रीत विहार का प्लॉट भी बेच दिया था। आज भी इनके पास, इनका लड़का कॉमनवेल्थ जो यमुना किनारे है उसमें फ्लैट में रहता है, लड़की सरकार द्वारा दी हुई उसमें रहती है। बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति। और अब थोड़ा बोलने में भी उनको दिक्कत है, आयु का भी है। और राम जन्म भूमि आंदोलन के वो अगुआ थे और उनके जीते जी आज मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हुई है। स्वास्थ्य कारणों से बेशक वो नहीं जा पाए, परंतु टीवी पे तो सब देखा है उन्होंने और बहुत प्रसन्न हैं वो भी और हम भी।
ये सचमुच में भारत के रत्न हैं, जिनसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें, उनसे सीखें और हो सके तो जीवन को उनके जीवन के अनुसार जीने का प्रयास करें। जैसा कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज पूरा अटल जी, अडवाणी जी, एक व्यक्ति में मैं एक बार मैंने भाषण भी दिया था कि एक व्यक्ति में आप 15-20 लोगों को देख सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनमें अडवाणी जी के गुण भी भरपूर मात्रा में, अटल जी की वक्तृत्व कला भी है, दीनदयाल जी का संगठन कला भी है, और पुराने ज़माने के महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, 3 महान व्यक्तियों को एक जगह देखेंगे तो नरेंद्र मोदी है। स्वामी विवेकानंद को देखना हो तो वो भी नरेंद्र थे, नरेंद्र मोदी को देखो। तो इन सबका समुच्चय भारत का ये मैं समझता हूँ स्वर्णिम काल है, ये जो अमृत काल है, और इसके अंदर जिस प्रकार से भारत ने तेजी से प्रगति की है, काश 1947 में यही काम सरदार पटेल जी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय होते तो मैं समझता हूँ कि हम अभी तक बहुत बहुत आगे होते। परंतु देर आयत दुरुस्त आयत, निश्चित तौर पर संकल्प और उनकी सिद्धि को करने के लिए हम सब लोग अडवाणी जी द्वारा बनाए हुए मार्ग पर, अटल जी के दिखाए रास्ते पर, डॉक्टर मुखर्जी के सपनों का भारत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत निश्चित तौर पर बनाएंगे। और डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जब कहा करते, इसी जीवन में इन्हीं आँखों से मैं ये देखना चाहता हूँ, आज वो शरीर बेशक नहीं है परंतु वो देख रहे हैं कि उनके द्वारा संकल्पित सभी चीज़ें पूरी होने की तरफ बढ़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भारत ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, हम सबका कर्तव्य है हम भारत को समझें और भारत को जानें, और ऐसे ही और महान व्यक्तियों के बारे में आपको फिर बताएंगे अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इसको शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।